हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। यहाँ पर हम समझेंगे अरेस्ट ऑफ सिटिंग चीफ मिनिस्टर इन दिल्ली। तो अभी की ये सबसे हॉट न्यूज़ है कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हुआ है एक्साइज पॉलिसी केस में। बेसिकली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको 9 समन भेजे थे, पर उन्होंने इग्नोर किया था, बेसिकली स्किप किया था, जिसकी वजह से उनका ये अरेस्ट हुआ है। तो ये पहले सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं जिनका अरेस्ट हुआ है। तो ऐसे तो बहुत सारे ऐसे चीफ मिनिस्टर रहे हैं जो पहले भी अरेस्ट हुए हैं, बट सर्विंग कोई नहीं रहा है। सर्विंग मतलब कि अभी आप सर्व कर रहे हो, ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर हो आप। अब फॉर्मर तो बहुत सारे रहे हैं, जैसे कि जयललिता रही हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, जो कि 2014 में उनका करप्शन के केस में अरेस्ट हुआ था, 4 साल प्रिजन में वो रही थी। देन बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं लालू प्रसाद यादव, जिनको फॉर्डर स्कैम में अरेस्ट किया गया था। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है मायावती, ऑल्दो उनको अरेस्ट नहीं किया गया था, बट फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी केस में उनके ऊपर काफ़ी चीज़ें चली थी। फिर माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की इरेगुलरिटीज़ वगैरह देखी गई थी, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको भी ये समन किया था। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का क्या फंक्शन होता है, यहाँ भी हम ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि हम सुनते तो रहते हैं कि ये होता क्या है वो नहीं पता लगता, न्यूज़ में तो बहुत सुनाई देता है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बेसिकली जितने भी आपके इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं इंडिया में, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो इकोनॉमिक लॉज को एनफोर्स कराने के लिए यहाँ पर इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इकोनॉमिक लॉज एनफोर्समेंट का इनका काम होता है। जैसे कि मान लो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया, कोई फॉरेन एक्सचेंज का वायलेशन हो गया, ये कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ देखने को मिली, तो ये सारी चीज़ें वो रेगुलेट करते हैं। फिर मान लो कोई गलत तरीके से, इलीगल तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी आपने करी है, कोई असेट आपने कमाया, तो वो चीज़ को कन्फिस्केट करना, ये सारी चीज़ों के मामले में ये इन्वॉल्व रहते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो बेसिकली क्या हुआ था कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको ये जो अरेस्ट हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि क्या आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर सकते हो या नहीं, कि कोई इंटरिम प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है या नहीं। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया है बेसिकली कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक्शंस हैं, ये बेसिकली केजरीवाल के ऊपर बार बार उनको समन किया गया और वो मान नहीं रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात, इस वजह से ये अरेस्ट हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे केजरीवाल के लॉयर्स कहते हैं कि ऐसा तो कोई इन्होंने प्रूफ भी सबमिट नहीं किया कि हमसे कोई मनी लॉन्ड्रिंग केस हमने किया है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मिसयूज़ कर रहे हैं, और ऐसे तो पब्लिक का विश्वास भी ख़त्म हो जाएगा इन एजेंसी से। एजेंसीज ऐसी लगेंगी कि जैसे कि सेंट्रल अथॉरिटी के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं कि क्या ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट वन मोर थिंग, synopsisis.com आप वेबसाइट पर जाओगे, कोर्सेज़ में, ऑप्शनल कोर्सेज़ में PSIR कोर्स आपको मिल जाएगा। तो PSIR ऑप्शनल कोर्स का ये पार्ट है, क्योंकि करंट अफेयर्स हैं सेंस, तो इसीलिए यहाँ इसका भी पार्ट है। देन स्पेशल कोर्सेज़ में अगर आप जाओगे कोर्सेज़ में, तो आपको यहाँ पर मेंस इन 300 का कोर्स दिखेगा, इस कोर्स का भी पार्ट है, एंड मेंस फाउंडेशन कोर्स का भी पार्ट है ये पर्टिकुलर लेक्चर। अगर आप ब्लॉग में जाओगे वेबसाइट पर, तो ये आपको ये ब्लॉग मिल जाएगा, कंटेंट आपको चाहिए आप यहाँ से ये कंटेंट ले सकते हो। अब यहाँ पर ऑल्दो कुछ थिंकर्स पर्सपेक्टिव भी दिए गए हैं जो कि अभी हम समझेंगे, बट ये थिंकर्स पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं है कि सिर्फ PSIR के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पबैट के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप सिर्फ मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी अगर आप 1-2 थिंकर्स ऐड करोगे तो आपको ब्राउनी पॉइंट ज़रूर मिलेंगे। अब कोर्ट जजमेंट्स यहाँ पर बताई गई हैं सिटिंग चीफ मिनिस्टर के अरेस्ट पर। तो सबसे पहले क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है इम्यूनिटी के लिए, कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं उनको कोई ऐसी ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दी गई है कि मान लो अगर आपने कोई लॉ के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हो तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो आपका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से कोई भी इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड नहीं करी गई है, आपका अरेस्ट हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट का भी जो डिसीजन है और नॉन कंप्लायंस, वो भी यही आया है कि आप इतने लीगल समन्स आपको भेजे गए हैं, आपने नहीं माने हैं, इस वजह से आपका अरेस्ट किया गया है। जुडिशियल रिव्यू ED's एक्शन पे ये कहा गया है कि जैसे जो भी लीगैलिटी है या फिर जो भी प्रोसीजरल करेक्टनेस है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक्शंस के, तो वो सारी चीज़ें जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती हैं। तो जिससे कि ये हो जाता है कि फेयर एप्लीकेशन होगा लॉ का। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप मनवा सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो आप जुडिशियल रिव्यू के अंडर ये चीज़ें आती हैं। फिर जैसे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो अभी क्या है,
अलग अलग केसेस से भी आपको यही समझ में आता है कि अगर आपने लॉ वायलेट किया है, आप चाहे किसी भी पोजीशन पर बैठे हो, तो ये तो अच्छी बात है ना कि अगर आप लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो, चाहे आप किसी भी पोजीशन पर बैठे हो, आपका अरेस्ट हो सकता है। तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर लॉ से ऊपर नहीं है, कहने का मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे? तो केजरीवाल का जो ये अरेस्ट हुआ है, ये पहला सिंस वो सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं जिनका अरेस्ट हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है इम्यूनिटी को लेकर के इलेक्टेड ऑफिशियल्स को फिर प्रिविलेजेस क्या दी गई हैं, इम्यूनिटी किस बात की दी गई है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन दिखेगा, अभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, सब अलग अलग चीज़ों में बिलीव करते हैं, तो अभी क्या है, सब में एक डिवीज़न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक डायलॉग का आना बहुत ज़रूरी है अगर ये डिवाइड्स को आपको ब्रिज करना है, क्योंकि डिवीज़न तो हो ही जाएगा, अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हर लोग फॉलो करते हैं और सभी लोगों की भी, सिटीजन्स की भी अलग आइडियोलॉजीज होती हैं। तो एक पॉलिटिकल परसेप्शन यहाँ पर नज़र आ सकता है, एक गवर्नेंस का, पॉलिटिकल एथिक्स का, फिर रूलिंग पार्टी जो भी है उसमें वोटर कॉन्फिडेंस अफेक्ट कर सकता है। हो सकता है कुछ लोग ये माने कि अरे ये तो गलत हो गया, ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिस वजह से आम आदमी पार्टी को सिंपैथी मिल जाए मान लो और उनको वोट चले जाएं। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि लोगों को लगे कि अरे ये तो अरेस्ट हुआ, इसका मतलब वाकई केजरीवाल ने कुछ गड़बड़ की है, तो इस बार हम आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देते और बीजेपी को वोट दे देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका जो भी अभी इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए आपका इन्फ्लुएंस कर जाएगा ये पूरा मामला कि इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या आने वाला है। तो वो दोनों साइड पर रिज़ल्ट आ सकता है, बट कुछ ना कुछ तरीके से अफेक्ट तो करेगा ही वोटर का कॉन्फिडेंस। पार्टी डायनामिक्स बहुत चेंज होंगी, क्योंकि केजरीवाल तो अरेस्ट हो गए हैं, अभी वही चीफ मिनिस्टर हैं, तो अभी पार्टी में क्या क्या चीज़ें होंगी, लीडरशिप अब कौन संभालेगा, पार्टी स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिर इलेक्टोरल रैमिफिकेशंस में ये है कि अभी अगर आप टाइमिंग देखो तो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसमें वोटर बिहेवियर को अफेक्ट करेगा, ये लीडरशिप वैक्यूम रहेगा, क्योंकि अभी मान लो अभी के लिए तो दिल्ली को किसी ना किसी को तो चलाना पड़ेगा ना, तो गवर्नेंस कैसे चलेगी, डिसीजन मेकिंग क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को ये अफेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें भी तो पिक्चर में आएंगी ना। तो यहाँ पर वही बात की गई है। सेंटर स्टेट रिलेशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका तो बहुत ही गहरा इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर मान लो अभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठी हैं, तो स्टेट की पार्टी यही बोलेगी कि सेंटर ने किया है, सेंटर की पार्टी बोलेगी भैया तुमने तो गलत कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, तो रिलेशन तो देखो दिल्ली गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों के ही ख़राब हो जाएंगे, जिससे कि दोनों में कन्फ्लिक्ट आएगा, ज्यूरिसडिक्शन को लेकर, गवर्नेंस इशूज़ में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी में, हर चीज़ में। अब यहाँ पर ये भी आएगा कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट अफेयर में इंटरफेयर करेगी, तो कितने हद तक इंटरफेरेंस कर सकती है कि लॉ एनफोर्समेंट में, पॉलिटिकल मैटर्स में। फिर एक बैलेंस ऑफ पावर है। अब ये जो लीगल बैटल चल रहा है केजरीवाल के अरेस्ट को लेकर के, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल एजेंसीज में एक फ्यूचर कन्फ्लिक्ट तो देखने को मिलेगा, जिसमें बैलेंस ऑफ पावर दोनों के ही केसेस में नज़र आएगा कि कैसे ये लोग बैलेंस आउट करेंगे अपनी पावर को। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप रूल ऑफ लॉ की ही बात करते हो, सिंस देखो इंडिया में एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिस्टम चलता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, ठीक है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, तीन, अभी सेपरेशन ऑफ पावर चल रहा है। अब जैसे चीफ मिनिस्टर का अरेस्ट हो गया, तो यहाँ पर ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ना, ये सिस्टम अभी क्वेश्चन में आ जाता है कि हर एक, आपने तो कहा था कि हर एक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट का अलग अलग फंक्शंस है, अलग अलग रोल है, और तीनों इंडिपेंडेंट है। अगर तीनों इंडिपेंडेंट हैं तो फिर अब इंटरफेरेंस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो बैलेंस ऑफ पावर अब कैसे चलेगा, वो एक क्वेश्चन में आ जाएगा। फेडरलिज्म पर इसके रेपरकशंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी इंसिडेंट हुआ है उसमें पब्लिक रिएक्शन क्या होगा, आधे लोग फेवर में होंगे, आधे लोग अगेंस्ट में होंगे, लीगल प्रोसीडिंग्स का आउटकम क्या रहेगा, इसके लॉन्ग टर्म रेपरकशंस देखने को मिलेंगे फेडरलिज्म पे, क्योंकि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस अब ख़राब हो गए हैं, आप ये मान के चलो। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं, तो उनको ये रहेगा कि सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ के बीच में एक ट्रस्ट इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अब तो विश्वास कर ही नहीं सकते ना आप किसी भी केस में। तो एक लोग ये भी सोचेंगे कि ये जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ हैं, ये कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो काम नहीं करी, जिस वजह से इन्होंने आम आदमी पार्टी में के ऑफिशियल्स का अरेस्ट करवाया है ना। तो ये कितने इम्पार्शियल हैं, या कितने ठीक हैं, या वाकई ये ठीक है या नहीं, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर हम कुछ रिकमेंडेशंस पढ़ने वाले हैं सेकंड ARC के, उससे कुछ थिंकर्स पर्सपेक्टिव यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो हम एक बार देखेंगे। जैसे कि जॉन रॉल्स का जस्टिस पर्सपेक्टिव, बेसिकली वो कहते हैं कि
एक पब्लिक परसेप्शन वो बनाना चाहते हैं जस्टिस और फेयरनेस का पॉलिटिकल सिस्टम में। अब ये जो अरेस्ट हुआ है वो ये सारी चीज़ों को इम्पैक्ट कर सकता है कि कितना जस्ट है, कितना फेयर है। बेसिकली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो ये पूरा केस इन्फ्लुएंस कर ले जाएगा कि पॉलिटिकल लीडर्स की लेजिटिमेसी क्या है, क्या ये पॉलिटिकल लीडर्स वाकई करप्ट हैं, क्या ये हमें ठीक से गवर्न कर भी रहे हैं या नहीं। तो जस्टिस और फेयरनेस की बात करें तो एक ट्रस्ट तो डगमगाएगा पब्लिक का, ठीक है। तो एक स्केप्टिसिज्म ज़रूर रहेगा पब्लिक का। जनरल विल, जिसमें जीन जैक रूसो बेसिकली कहते हैं कि जो अरेस्ट हुआ है इससे सेंट्रल अथॉरिटी के भी तो एक्शंस क्वेश्चन में आते हैं, उनकी भी तो लेजिटिमेसी आएगी कि आप किस हक से स्टेट लेवल के डिसीजन में इंटरफेयर कर रहे हो या डिक्टेट कर रहे हो। तो अगर आप ये कह रहे हो कि सब लोग इंडिपेंडेंट हैं तो फिर आप फेडरलिज्म का फंक्शंस कैसे चलेगा, बैलेंस ऑफ पावर कैसे होगा, सेंट्रल अथॉरिटी के एक्शन की लेजिटिमेसी क्या है, तो कुछ भी हो सकता है फिर तो, है ना। फिर स्टेट सॉवरेनिटी की अगर आप बात करते हो यहाँ पर, तो ये जो व्यू पॉइंट है हाईलाइट करता है कि बेसिकली गवर्नमेंट कितना भी स्टेट सॉवरेनिटी में इंटरफेरेंस कर रही है तो उसमें ये अनड्यू इंटरफेरेंस चल रहा है स्टेट अफेयर्स में, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जॉन लॉक बेसिकली, जॉन लॉक तो देखो यही कहते हैं कि सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना रहता है जिसमें सिटीजन्स कहते हैं कि आप हमें अच्छे से गवर्न करो और बदले में गवर्नमेंट हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब ये पूरा केस अगर हो जाता है तो इस केस के हिसाब से अगर जॉन लॉक की हम थ्योरी लें तो इससे क्या होता है ना, इलेक्टेड लीडर्स पर एम्फेसिस ये किया गया है कि उनको अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रखना चाहिए ताकि लोगों का ट्रस्ट भी आता है। अब एक तरीके से ये भी तो सोचो कि अगर केजरीवाल का अरेस्ट हो गया और मान लो वाकई उन्होंने कुछ गलतियां की हों तो जॉन लॉक ये कहते हैं कि फिर तो उनको अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए, चाहे वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर सेकंड ARC रिपोर्ट के वे फॉरवर्ड में रिकमेंडेशंस की हम बात करेंगे। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की लीगल रिफॉर्म्स में बेसिकली ये कहा गया है कि लीगल मैकेनिज्म को थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि इलेक्टेड ऑफिशियल्स का फेयर ट्रीटमेंट किया जाए अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। देन क्लियरर गाइडलाइंस उनको दी जाए कि कैसे आप, क्या प्रोसेस है समन करने का या पब्लिक ऑफिशियल को आप कब अरेस्ट कर सकते हो, ताकि ये पावर को कोई भी मिसयूज़ ना करे। अगर मान लो केजरीवाल को पता होता कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जा सकता है तो क्या पता वो समन को स्किप ना करते। तो अगर आपकी गाइडलाइंस बहुत ही क्लियर होंगी तो इस पावर का कोई मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। एथिकल गवर्नेंस में अभी पब्लिक ऑफिस में एक एथिकल कंडक्ट इंटीग्रिटी पर एम्फेसाइज किया गया। आपको पब्लिक ऑफिशियल्स को भी ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए ताकि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो फ्यूचर में और ट्रांसपेरेंसी आए डिसीजन मेकिंग में। पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, जो भी चीज़ें हो रही हैं पब्लिक को बताकर होनी चाहिए और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की भी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इस तरीके के आप मैकेनिज्म्स को और स्ट्रेंथन करो ताकि फिनेंशियल मैटर्स में पब्लिक को पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। पब्लिक का बेसिकली ट्रस्ट आना चाहिए ज़रूर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, वही तो होता है पर प्रोसेस डेमोक्रेटिक, ठीक है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो अगर आप मेरी मानो तो आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए ये क्वेश्चन। सिंस सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, आपकी चॉइस ये भी हो सकती है कि ठीक है ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, बहुत इजी है, मैंने पढ़ लिया, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, बट बाद में क्या होता है थोड़े टाइम बाद हम भूल जाते हैं। पर अगर हम लिख के देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो आपकी चॉइस होती है। आज आप जो भी चूज़ करते हो कल की डेट में आपके ऊपर वही उसके रिलेटेड ही इम्पैक्ट आएगा। अगर आप आज लिख जाओगे, प्रैक्टिस कर जाओगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और ज़्यादा करोगे तो फिर उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं करोगे, स्किप कर दोगे तो फिर उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। चॉइस इज़ योर्स। तो क्वेश्चन पहला ये है कि पावर डज नॉट करप्ट, फियर करप्ट्स, परहैप्स द फियर ऑफ अ लॉस ऑफ पावर। ठीक है, कि पावर कहीं हमसे छूट ना जाए, हमारे हाथ से ना चली जाए। तो ये जो अभी चीफ मिनिस्टर का अरेस्ट हुआ है दिल्ली में, उसके कंटेक्स्ट में आपको ये स्टेटमेंट को डिस्कस करना है, देन एनालाइज करना है इसके इम्प्लीकेशंस ऑन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन इंडिया। ठीक है, कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे गवर्नेंस और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन इंडिया पे। फिर कुछ सेकेंड आपका क्वेश्चन है कि कुछ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं जैसे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जो कि पब्लिक फिगर्स से इन्वॉल्व केसेस से डील करती है, तो उनका क्या रोल है वो उसको एनालाइज आपको करना है। देन चैलेंजेस कौन कौन से ये फेस करती हैं, देन इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीडिंग्स को इंश्योर करना। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है यहाँ पर। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं, इसको आप अटेम्प्ट करके नीचे कमेंट सेक्शन में ही लिख कर के बता सकते हो।